हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे ये छोटा टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे कम से कम शब्दों में और आसान तरीके से आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। तो टॉपिक का नाम है मेटलर्जी, या फिर आपकी बुक में इसको अकरेंस ऑफ मेटल के नाम से स्टार्ट किया होगा। अब अकरेंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल्स कैसे अकर होते हैं। तो बहुत सारे मेटल्स जो हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। और वो जो मेटल्स हैं वो मिनरल्स या और की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब उनमें से कुछ मेटल फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ या तो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कैसी कंबाइंड स्टेट में होते हैं, या तो सल्फाइड की फॉर्म में होंगे या ऑक्साइड की या कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे। ठीक है। जो फ्री स्टेट में होंगे उनको निकालना तो ईजी है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब ये किसी और के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना तो ईजी है। लेकिन वो सारे मेटल्स जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में, तो हमें वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर कुछ प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वहाँ से फिर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम वही देखेंगे इस पूरी वीडियो में कि हम किन किन प्रोसेसेस से गुज़रते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मिनरल और एक आता है ओर। अब ये मिनरल क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली अकर होते हैं, यानी कि कुदरती रूप में बनते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है। अर्थ की आपको पता है 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। तो कोर तो सबसे डीपेस्ट लेयर है, उसके बाद आती है मेंटल, उसके बाद आती है कोर, क्रस्ट। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है। तो उस परत में कुछ ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुदरती रूप से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। अब ये ओर्स क्या होते हैं? देखो, जनरली बच्चों को मिनरल्स और ओर में डिफरेंस नहीं पता होता है, या फिर पता भी होता है तो उसे रट लेते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो ओर्स होते हैं ना वो मिनरल्स ही होते हैं। ओर्स आर द मिनरल्स। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है। देखो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। लेकिन ओर्स क्या है? देखो मिनरल में से भी ना कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, देखो मिनरल के भी ना कुछ पार्ट्स हैं। एक ऐसे मिनरल है जिनमें से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और कुछ मिनरल ऐसे हैं जिनमें से हम मेटल को निकाल ही नहीं सकते। तो वो मिनरल जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज़ करके, उन्हें ही हम और कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मिनरल के भी दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप ये है कि उन मिनरल में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कोई सा भी प्रोसेस यूज़ कर लो। एक ऐसे मिनरल होते हैं जिनमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे कोई भी प्रोसेस उसमें से यूज़ कर लो। तो जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मिनरल का एक एग्जांपल है हमारे पास, क्ले। ठीक है। एक मिनट, चलिए। एक एग्जांपल है हमारे पास, क्ले। इसको थोड़ा सा और, ठीक है। अब ठीक है थोड़ा सा। तो मिनरल का हमारे पास एक एग्जांपल है, क्ले। क्ले क्या होता है? क्ले जो होता है एल्यूमिनियम का ही एक मिनरल है। ठीक है। इट इज़ अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। लेकिन जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट, इट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का ओर है, जबकि ये जो है एल्यूमिनियम का मिनरल है। इसमें से हम, क्ले में से हम एल्यूमिनियम को नहीं निकाल सकते, लेकिन हम बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम ओर कहते हैं। ठीक है। तो और ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें से हम किसी भी मेटल को प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटल को निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा पैसा भी बन जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अच्छा, नोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि
सारे के सारे और क्या होते हैं, सारे के सारे और होते हैं मिनरल्स। ठीक है, मैंने बोला तो कि और क्या है, और तो मिनरल्स ही हैं भाई। ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल को निकाल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो सारे के सारे और मिनरल होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल और नहीं होते हैं, क्योंकि मिनरल की मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे। एक ऐसे मिनरल थे जिनमें से हम मेटल नहीं निकाल सकते, और एक ऐसे थे जिनमें से निकाल सकते हैं। जिनमें से निकाल सकते हैं उन्हें हम और कहते हैं, जिनमें से नहीं निकाल सकते उन्हें हम मिनरल ही कहते हैं। तो सारे के सारे मिनरल और कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसको याद रखना है, दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। ठीक है, याद रखना है इस बात को। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा अरेंजमेंट होती है मेटल्स का जिसके अंदर हमने मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया होता है। ठीक है, यानी कि नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती है, या फिर मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि हमने ऐसे अरेंज किया होता है कि ऊपर आते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या कहने का मतलब है, देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऊपर के मेटल्स हैं, ये वाले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे वो मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो पोटेशियम और सोडियम होता है ना, ये इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें कैरोसिन में रखना पड़ता है। रीज़न क्या है, अगर मैं इसे ओपन एयर में रखूँगा तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके, यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, बर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है तो आप इसका आंसर ऐसे लिख देना, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नीचे के जो मेटल्स हैं यानी कि Ag और Au, Ag होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि अपनी नेचुरल स्टेट में ही पाए जाते हैं, फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि अपनी नेचुरल स्टेट में, यानी कि फ्री स्टेट में मिलते हैं ये। इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट में होते ही नहीं है। कैसे किसी और के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जब ये होते ही लो रिएक्टिविटी के हैं तो किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बीच में जो मेटल्स हैं ये मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी मीडियम लेवल पर होती है, एवरेज होती है। ठीक है, तो ऊपर वाले होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर आते हैं मीडियम रिएक्टिव, फिर आते हैं लो रिएक्टिव। यानी कि ऊपर जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ती है और नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी घटती है। याद रख याद रखोगे ना इस बात को। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऊपर के जो मेटल्स हैं जो कि हाई रिएक्टिविटी के हैं, इनको हम कौन से प्रोसेस से अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। मीडियम रिएक्टिविटी के, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रिड्यूस करके, कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं तो हमें मेटल्स मिल जाते हैं। और जो लास्ट के हैं वो तो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, फिर भी हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लो रिएक्टिव देखो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में। ठीक है ना, जो भी मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं, फॉर एग्जांपल Au यानी कि गोल्ड, Pt यानी कि प्लेटिनम, Ag यानी कि सिल्वर और Cu यानी कि कॉपर। लो रिएक्टिविटी के कहाँ पर आते हैं, याद करो, सबसे नीचे आते हैं ना, तो नीचे तो यही थे ना। ठीक है, तो जो भी मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से कॉपर और सिल्वर जो है सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है ना, देखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो फ्री स्टेट में ही हो। ठीक है, इनमें से कॉपर और सिल्वर क्योंकि ये थोड़े से ऊपर होते हैं, ये इतने भी लो रिएक्टिविटी के नहीं होते, हल्की बहुत रिएक्टिविटी इनमें होती है, थोड़ी बहुत रिएक्शन ये कर सकते हैं, तो इसीलिए जो कॉपर और सिल्वर होते हैं ये सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे अलग करते हैं वो देखना है। देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। इनको बस आप हीट कर दो तो हम क्या कर लेते हैं, तो हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे इनमें से एक है सिनाबार। सिनाबार क्या होता है, सिनाबार होता है मर्क्यूरी का ओर।
यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। इट इज़ एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिनेबार यानी कि HgS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. कह रहा है कि जब हम इस सिनेबार को थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मर्करिक ऑक्साइड में। और फिर जब हम इस मर्करिक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं हीट करके तो हमें क्या मिल जाता है, मर्करी मिल जाता है। एक बार हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरा सिनेबार, ठीक है। सिनेबार को मैंने क्या दिया, O2, उससे मेरे को क्या मिला, मर्करिक ऑक्साइड। मर्करिक ऑक्साइड क्या था, HgO ही तो होता है मर्करिक ऑक्साइड, ये मिला। और बाहर क्या निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया। इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने हीट करा। जैसे ही मैंने इसको हीट करा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मर्करी मिल जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। बस अब आपको क्या करना है, इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस ही तो करना है। बैलेंस करने के लिए इसने क्या लगा रखा है यहाँ पे, 2 3 2 2 2 2, ठीक है। और दोनों रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इजी है। देखो ये था हमारे पास क्या, सिनेबार, इसको मैंने दिया O2 और हीट किया। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो क्या बन गया, बन गया मर्करिक ऑक्साइड और बाहर क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने इसी को उठाया और इसको हीट किया तो मेरे को क्या मिला, मर्करी और O2। अब आप इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करना इजी है, ठीक है। जैसे मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर तो 2 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकते हैं, हम सबसे पहले सल्फ़र को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना है, 1 ही है, ये भी बैलेंस ही है। तो क्या करें, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 से कर दिया। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 हो गए और 1 5, और यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितने हो गए यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 और 6, ठीक है, 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। अब यहाँ पे लेकिन 2 मरकरी हो गए और यहाँ पर 2 सल्फ़र हो गए, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको याद भी कर सकते हो, बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में हमने बैलेंस कर दिया। कैसे किया भाई, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन मरकरी भी तो 2 हो गया। अगर यहाँ पे मरकरी 2 हो गया तो यहाँ पे भी तो 2 करना पड़ेगा, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था इसी का ही, ठीक है ना, ये इसी का ही एग्जाम्पल है, लो रिएक्टिविटी का ही ये एग्जाम्पल है सिनेबार। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है लो रिएक्टिविटी में ही, वो क्या है, वो है हमारे पास कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड क्या होता है, कॉपर सल्फाइड होता है Cu2S। कैसे बनता है फॉर्मूला, देखो भाई, ये कॉपर है, ये सल्फाइड है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -2, क्रॉस करोगे यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, तो बन गया कॉपर सल्फाइड का, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो कॉपर सल्फाइड होता है वो किस फॉर्म में, जो कॉपर है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। और हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही जो मेथड हमने उसके साथ किया वही करेंगे। इसको हम हीट करेंगे एयर में, हमें मिल जाएगा। देखो कैसे हीट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको जूम करके, ठीक है। देखो लिख कर बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास है कॉपर का सल्फाइड, इसको मैंने दी ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने इसको दी ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड। सिनेबार में भी यही हुआ था, जब हमने सिनेबार को ऑक्सीजन में हीट किया था तो मेरे को मिला था मर्करिक ऑक्साइड, और फिर मैंने मर्करिक ऑक्साइड को हीट करके रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो पहला स्टेप तो सेम ही है इसमें भी, इसको हीट करा तो मेरे को मिला कॉपर ऑक्साइड, और बाहर क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकली थी। बैलेंस कर दूंगा, ठीक है ना, बैलेंस बाद में कर देंगे, पहले हम रिएक्शन को देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसी को ही उठाऊँगा, किसको, इसको, ठीक है।
इसको उठाऊंगा और मैं इसको इसके साथ रिएक्ट करवा दूंगा। बात समझना, यहाँ से मैंने इसको उठाया कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा दिया। जैसे ही मैं इसको इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे को कॉपर अलग मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। करके देखें, चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इसको। भाई हमने क्या लिया, हमने लिया कॉपर डाइऑक्साइड और हमने लिया कॉपर सल्फाइड। जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और बाहर निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बस बैलेंस करने का ही काम है और बैलेंस करना भी आसान है। ये पूरी रिएक्शन होगी हीट की प्रेजेंस में। यहाँ पर आप 2 लगा देना, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। सिंपल है। मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, मैंने आपको अभी 2 चीज़ें बताई लो रिएक्टिविटी में। एक मैंने आपको बताया सिनाबार का और एक बताया मैंने आपको कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, सिनाबार में से मरकरी कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, पहले हीट करोगे और फिर उसे रिड्यूस कर दोगे तो मरकरी मिल जाएगा ना हमें। भाई हम कर क्या रहे हैं इसमें, ये तो बताओ। हम मेटल ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इस वाले में मेटल क्या है, मरकरी है। मेटल मेटल मरकरी होता है, सल्फाइड मैटर नहीं है। सल्फाइड जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर सल्फाइड में हम क्या निकाल रहे हैं, कोई बताएगा? कॉपर सल्फाइड में हम कॉपर निकाल रहे हैं। कॉपर एक मेटल है, सल्फाइड एक नॉन मेटल है। तो हम एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को, यानी कि कॉपर निकलेगा इसमें से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल कौन कौन से हैं भाई? ये हैं हमारे पास जिंक, आयरन, लेड और एक्सेट्रा। ठीक है, ये जनरली हमें 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। कौन कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, या सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और इनको हम सिर्फ 2 ही प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। पहला है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। ठीक है, यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो कि ये होते हैं, इनको हम 2 मेथड से अलग कर सकते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, ये जनरली कितनी फॉर्म में पाए जाते हैं? 3 फॉर्म में, या तो ऑक्साइड, या तो सल्फाइड, या तो कार्बोनेट। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, दोनों की डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है भाई रोस्टिंग। ठीक है, देखना समझना रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम जो सल्फाइड का ओर है उसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं, और उसको फिर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एक डिफरेंस समझना, हम जो सल्फाइड ओर को हीट करते हैं ना, वो एक्सिस एयर में हीट करते हैं, यानी कि भरपूर हवा में हीट करेंगे। बहुत सारी हवा है, यानी कि 100% एयर है, उसके अंदर जब आप इसको हीट करोगे सल्फाइड के ओर को, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इसको मैं मेटल में रिड्यूस कर सकता हूँ। एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा, जिससे कि जो ऑक्साइड का ओर बनेगा वो मेटल में रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वहाँ से मैं मेटल को निकाल सकता हूँ। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। समझ गए? देखो क्या किया भाई हमने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास जिंक सल्फाइड। देखो सल्फाइड का ओर होना चाहिए। रोस्टिंग में हम किसका ओर लेते हैं? रोस्टिंग में हम ओर लेते हैं सल्फाइड का। ठीक है, याद रखना, रोस्टिंग में किसका ओर होता है? सल्फाइड का। तो जो सल्फाइड का ओर है वो कौन सा है यहाँ पर? जिंक सल्फाइड। तो लिया मैंने, देखो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं तुम्हें। जिंक सल्फाइड, इसको मैंने एक्सिस एयर में हीट किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एक्सिस एयर में हीट करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा बेटा? मेरे को मिलेगा जिंक ऑक्साइड। क्यों? मैंने आपको बताया तो अभी ऊपर, जब मैं सल्फाइड ओर को एक्सिस एयर में हीट करूंगा तो मेरे को उसका ऑक्साइड मिलेगा। तो बस इसका ऑक्साइड मिलना चाहिए ना,
तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं फिर क्या करूँगा, इस ऑक्साइड का क्या करूँगा भाई, इस ऑक्साइड को मैं क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा एक रिड्यूसिंग एजेंट डालकर। सिंपल सी बात है, चलो देखते हैं कैसे रिड्यूस करेंगे। देखो, देन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कोक। ये कोक वाली कोक नहीं है, ये कोक है कार्बन। ठीक है, कार्बन को ही कोक कहते हैं। इट इज़ रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक। जब मैं इस जिंक ऑक्साइड में, ये जो जिंक ऑक्साइड मेरे को मिला, इसमें जब मैं कोक डाल दूंगा यानी कि कार्बन डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। और जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, इस जिंक ऑक्साइड से अलग हो जाएगा। और मेरे को तो यही चाहिए था, यही तो मेटल एक्सट्रैक्ट करना था मुझे, तो ये मिल जाएगा। बोलो सही बात है? ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अगला है कैल्सिनेशन। ठीक है, अब देखो, जो रोस्टिंग था इसमें सल्फाइड का ओर होता है, लेकिन जो कैल्सिनेशन है इसमें जो ओर होता है वो किसका होता है, कार्बोनेट का। ठीक है, इसमें कार्बोनेट का ओर लेते हैं हम, और इस कार्बोनेट के ओर को हम हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में। और फिर हम वही चीज़ करेंगे, ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देंगे, मेटल में रिड्यूस कर देंगे, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया था। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग में हम सल्फाइड का ओर लेते हैं और उसको हम एक्सेस एयर में हीट करते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट का ओर लेते हैं और उसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। और फिर तो आगे का प्रोसेस दोनों का ही सेम है, बिल्कुल सेम है आगे का प्रोसेस। ठीक है, चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार इसकी। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखो भाई। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। इसमें लिमिटेड एयर होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, चलो अब हम एक कार्बोनेट का ओर लेते हैं। चलो जिंक का ही कार्बोनेट का ओर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। इसको मैंने हीट किया, जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, और बाहर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस जिंक ऑक्साइड का क्या करूँगा, फिर से भाई सेम चीज़ करूँगा, आगे का प्रोसेस सेम है। जिंक ऑक्साइड में मैं कोक यानी कि कार्बन डाल दूंगा, तो मेरे को जिंक अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल जाएगा। इसका मुझे कुछ करना है नहीं, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, काम तो इसका है, तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सेम है सेकंड प्रोसेस, बस फर्स्ट प्रोसेस में ही डिफरेंस था। जो ये वाला प्रोसेस है बस यही अलग है, ये वाला सेम है दोनों में, ये वाली लाइन भी सेम लिखी है दोनों। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से डिफरेंस। चलो अगला जो पॉइंट है वो नोट में है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। क्या है, बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो हम सेकंड प्रोसेस में काम कर रहे हैं ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, क्या कर रहे हैं सेकंड प्रोसेस में, हम सेकंड प्रोसेस में जो भी ऑक्साइड बन रहा है, जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है, उसके अंदर हम कोक यानी कि कार्बन डाल रहे हैं। तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज, यानी कि हम उसकी जगह पर कार्बन ना डालकर बहुत बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो आप यूज़ करोगे, उसके अंदर तो आप वही मेटल यूज़ कर पाओगे ना जो इन मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, यानी कि जो इनके ऊपर आते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम किन मेटल का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उससे, तभी तो डिस्प्लेस कर पाएंगे उसको। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल लिख कर ही बताऊंगा तभी समझ में आएगा, कि मेरे पास है मैंगनीज का ऑक्साइड, Mn जो है वो मैंगनीज है, ठीक है ना। तो मैंगनीज का ऑक्साइड है MnO2, इसमें मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है, ये रहा ना भाई एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा भाई, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, बनाकर भी देख सकते हो फॉर्मूले से। और बाहर क्या निकल जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा। और क्या, और हमें हीट भी मिलेगी साथ में। ठीक है ना, अब बस आपको बच्चों इसको बैलेंस ही करना है।
और बैलेंस करना तो आपको सिखाया ही है, इजी काम है। कैसे करोगे? यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 है। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिए और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पर कितने मैंगनीज हो गए? 3 मैंगनीज हो गए, तो यहाँ पे भी 3 मैंगनीज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे भी 4 कर दिया। हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने करी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होती है बेटा? हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होती है? हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाईली अमाउंट में क्या रिलीज होती है? हीट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इट सो लार्ज दैट मेटल आर प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट। कह रहा है कि भाई जो हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं ना, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड से, और बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। ये इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा होती है हीट, कि जो हमें मेटल मिलता है ना, ये पिघल जाता है इस हीट से, यानी कि मोल्टन स्टेट में मिलता है। समझ गए? चलो, अच्छी बात है, समझ गए होगे। नहीं समझ गए होगे तो रिपीट करके वीडियो देख लेना, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटू 2 पे मत कर देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी तेज़ बोलता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, इसी का ही पार्ट है एक थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। तो क्या है थर्माइट रिएक्शन, एक बार देख लेते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन aluminium powder react with iron 3 oxide to produce molten iron aluminium oxide and a large amount of heat। बेसिकली ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह ही नहीं होगी भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो थी ऊपर, अभी आप देखो, इसमें हम मैंगनीज के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा रहे थे और हीट बन रही थी, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम फेरिक ऑक्साइड, यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है। बस इसी को क्या कहा जाता है? थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है वेल्डिंग में। जब किसी दो मेटल्स को चिपकाया जाता है ना, ऐसे बीच में से वेल्डिंग की जाती है। जब वेल्डिंग करते हैं तो मेटल पिघल के उसके ऊपर चिपकता है ना, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है उससे। तो वो जो हीट होती है ना, वही वेल्डिंग करती है, ठीक है ना। इसका ही यूज़ करते हैं हम। ये जो रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन, इसी का यूज़ करते हैं दो चीज़ों को वेल्ड करने में, या रेलवे ट्रैक्स बिछाने में जो जोड़ते हैं हम, वहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी आयरन 3 ऑक्साइड, अब ये आयरन 3 बनता कैसे है देखो। ये है आयरन, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। यहाँ पर आयरन जो लेना है वो वाला लेना है आपको जिसकी वैलेंसी 3 है, बता ही रखा है। क्रॉस किया, क्या बनेगा? Fe2O3। अब इस Fe2O3 को मैंने रिएक्ट करवाया एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या हो जाएगा? आयरन तो अलग ही होना है, हो गई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, वो तो बनना ही है भाई। स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ही समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे उसमें बना था, और बाहर क्या निकल जाएगी? हीट। इसी को क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन। डेफिनेशन पूरी याद कर लेना, रिएक्शन याद कर लेना। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना है और यहाँ 2 लगाना है, बस। यहाँ 2 लगाना है, सिंपल है। यानी कि जो अकेले अकेले मेटल्स हैं वहाँ पे 2 2 लगाना है, याद भी रहेगा, आसान है। देखो ये और ये सेम ही है, अगर आप देखो तो फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ 2 यहाँ 3, बस यहाँ आयरन है और यहाँ एल्यूमिनियम है। और यहाँ पर क्या? एल्यूमिनियम आयरन बदल जाएगा, 2 2 यहाँ लगेगा, हीट बाहर निकलेगी। याद करने में भी ईजी है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास बचा है लास्ट टाइप, यानी कि हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी वाले कौन से होते हैं? जो सबसे टॉप पे पाए जाते हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना। कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे भाई, इतने रिएक्टिव हैं, कंबाइंड स्टेट में ही मिल सकते हैं। किसी के साथ रिएक्ट करके इन्होंने बॉन्ड बना ही रखा होगा। चलो, दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखी है ना, मोर एफिनिटी, अभी के लिए आप इस चीज़ को भूल जाओ, बस आप इसको ना याद कर लो, ठीक है। एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होता है बेसिकली बॉन्ड बनाने की क्षमता, ठीक है ना। तो बस इन मेटल के पास बॉन्ड बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है
कार्बन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कार्बन तो आपको पता ही है टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है इनकी बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स। दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इनको किस मेथड से अलग किया जाता है? सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता क्या है? बहुत ईजी है, एक ही टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। चलो देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी कैथोड और एनोड क्या चीज़ है भाई? देखो समझाता हूँ, कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि दो टाइप के आयंस होते हैं। कौन से होते हैं भाई, बता सकते हो? एक होता है कैथोड कैटायन, और एक होता है एनायन, ठीक है। कैटायन होते हैं पॉजिटिव वाले, एनायन होते हैं नेगेटिव वाले। तो यहीं से एक टर्म निकली है कैथोड, और एक निकली है एनोड। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है बेटा, जो कैथोड है वो नेगेटिव वाला है और जो एनोड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। कैटायन में तो पॉजिटिव था लेकिन कैथोड में ये नेगेटिव हो जाता है, एनायन में तो ये नेगेटिव था लेकिन एनोड में ये पॉजिटिव हो जाता है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? चलो दोबारा से समझते हैं। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको सेल तो पता है ना कैसा होता है, रिमोट में लगता है सेल, ठीक है। वैसा ही जो एक सेल है ना, मैं पानी से भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकते हो भैया? देखो, मैंने एक ऐसे क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने भर दिया पानी, और यहाँ पर मैंने लगा दी दो रॉड, ऐसे करके, ठीक है। इस रॉड को कर दिया मैंने अटैच। अब देखो, ये जो रॉड लगी है ना दो, जैसे सेल होता है, ये बेसिकली सेल ही है, लेकिन ये एक ऐसा सेल है जो पानी से चलता है। तो जब भी कोई सेल होता है उसमें दो एंड होते हैं, एक होता है नेगेटिव एंड, एक होता है पॉजिटिव एंड, आपको पता ही है ना। तो ऐसे ही जब भी हमने ये वाला सेल बनाया है, ये वाला, तो इसमें भी तो दो एंड होंगे, ये रहे दो एंड, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, पॉजिटिव वाला कौन सा है भाई? मान लो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव वाला एंड है ये क्या है? ये है एनोड, और ये कौन सा है? कैथोड। समझ गए? ठीक है। चलो, अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड कौन सा है भाई? ये वाला, यानी कि एनोड। तो पॉजिटिव पे क्या चीज़ चिपकेगी? नेगेटिव चीज़ ही तो चिपकेगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव पे क्या अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाला जो भी एटम होगा। और ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, यानी कि नेगेटिव वाला कौन सा है? कैथोड। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ अटैच होगी आकर? यहाँ पर होगी पॉजिटिव चीज़ अटैच। चलो समझते हैं डिटेल में। देखो, आपको पता है सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव मेटल है, सबसे टॉप पर आता है। तो इसको हम किस मेथड से अलग करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। लेकिन ये तो सिंगल स्टेट में पाया ही नहीं जाता, फ्री स्टेट में होता ही नहीं, कंबाइन स्टेट में होता है, यानी कि हमेशा NaCl की फॉर्म में मिलेगा, या फिर किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ मिल सकता है। अब हमें इसको अलग करना है, Na और Cl को अलग करना है। कैसे करेंगे इसका? हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, यानी कि इसको हम डाल देंगे पानी में। NaCl मैंने डाल दिया पानी में और दो इलेक्ट्रोड लगा दिया ऐसे। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव वाला था और ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड था, लेकिन सोडियम पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो यहाँ से Cl निकलेगा और Cl जाएगा पॉजिटिव वाली तरफ, क्योंकि Cl नेगेटिव है, और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। समझ गए? चलो, अब बस इसको लिखना जान लो कि लिखते कैसे। कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर क्या मिल रहा है मेरे को? सोडियम जो है Na+, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वो बन रहा है सोडियम पूरा का पूरा। और जो एनोड है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बेटा, जो कैथोड है वो नेगेटिव वाला है और एनोड जो है वो पॉजिटिव वाला है। तुम भी ऐसे नोट्स बनाओगे तो लिख लेना इसके आगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव पे तो पॉजिटिव चीज़ ही आएगी, सोडियम आया,
Na+ था, Na+ आया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही मैं इस Na+ को एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये सोडियम बन जाएगा ना पूरा का पूरा, स्टेबल फॉर्म में ही तो मिलेगा हमें सोडियम। ठीक है, तो बस इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये किस में बन गया, स्टेबल फॉर्म में बन गया सोडियम। और ये मेरे को कहाँ पर मिलेगा, कैथोड में मिलेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और सोडियम पॉजिटिव है। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, जो हमारे पास क्लोरीन था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो क्लोरीन है वो भी एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही होता है, तो जो Cl अलग हो रहा है बेटा, वो अकेले तो नहीं निकलेगा ना, वो दो के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक और Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि Cl2 की फॉर्म में निकलेगा बाहर। और ये Cl2 की फॉर्म में कैसे निकलेगा बाहर, जब मैं एक एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। कितने क्लोरीन को, 2 क्लोरीन को। भाई एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 क्लोरीन को कितना दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, तो Cl2 निकल जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो रट्टा मार लेना। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से स्पीड में। देखो पहले हमने पढ़ा क्या, मिनरल और मिनरल क्या था भाई, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। और क्या था, ऐसे मिनरल जिसमें से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा सारे के सारे और मिनरल होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल और होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी। ठीक है, फिर हमने देखा लो रिएक्टिविटी के मेटल को कैसे अलग करते हैं, हम अलग करते हैं हीट करके, सिंपल सा। ठीक है, जैसे हमने सिनेबार को हीट किया, उसका मरकरी का ऑक्साइड बनाया और फिर उसे हीट किया, दोबारा से मरकरी मिल गया। कॉपर सल्फाइड को अलग किया, हीट किया, फिर उसको हमने दोबारा से क्या करा, कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट करवाया तो हमें कॉपर मिल गया। हमने मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स को देखा कैसे अलग होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से अलग होते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, जब हम सल्फाइड के ओर को हीट करते हैं एक्सिस एयर में, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और उस ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में। और रिड्यूस करने के लिए हम या तो को कार्बन डाल सकते हैं या फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट के ओर को हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर हम ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल में। रिड्यूस करने के लिए मैं ज़रूरी नहीं है कोक का यूज़ करूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे कि मैंने मैंगनीज़ के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम को यूज़ किया था, तो मेरे को मैंगनीज़ अलग मिल गया था और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग मिल गया था। लेकिन ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, तो मेरे को लार्ज अमाउंट में हीट भी मिलती है, जिसकी वजह से मुझे जो ये मैंगनीज़ है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। ठीक है, इसी का ही एक एप्लीकेशन है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें आयरन अलग मिल जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर हीट भी मिलती है। कहाँ पर यूज़ होता है, रेलवे ट्रैक में और वेल्डिंग में यूज़ होता है। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनती है। फिर हमने देखा हाई रिएक्टिविटी के मेटल को कैसे अलग करते हैं, इनको हम अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, कैथोड और एक एनोड। कैथोड होती है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होती है पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली चीज़ अट्रैक्ट होगी, और एनोड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली चीज़ अट्रैक्ट होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, और इसके A to Z नोट्स बना लेना इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाया है। इसकी PDF में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, A to Z ऐसे ही नोट्स बनाना, तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा। ठीक है, बाकी एक ही टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक मैं आपको शॉर्ट्स या फिर मैं एक और वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है।